नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या हम सच में अपनी पुरानी आदतों, अपने सोचने के तरीकों और अपनी भावनाओं के एक तरह से गुलाम हैं, या फिर क्या इनसे बाहर निकलने का, खुद को बदलने का कोई रास्ता है? आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करेंगे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बहुत चर्चित किताब ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, जिसका हिंदी संस्करण है पहले जैसे नहीं रहोगे, उसके जरिए हमारे पास इस किताब से जुड़े कई स्रोत हैं। कुछ समीक्षाएं हैं, यूट्यूब पर चर्चाएं हुई हैं, लेखों का सारांश है और जाहिर है किताब के अपने मूल विचार भी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि किताब क्या कहती है, बल्कि ये समझना है कि हम अपनी ही बनाए पैटर्न्स में क्यों उलझ जाते हैं, और क्या सच में विज्ञान और ध्यान पर आधारित तकनीकों से हम अपनी पहचान बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये किताब कोई फिलॉसफी की भारी भरकम किताब नहीं है, सही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रैक्टिकल गाइड जैसी ज्यादा है। अच्छा। इसका सार ये है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी रोज की आदतें, ये सब मिलकर हमारे दिमाग और शरीर को कह सकते हैं कि प्रोग्राम कर देती हैं। एक पुराना स्वरूप या ओल्ड सेल्फ बना देती हैं। ओल्ड सेल्फ, ये पुराना स्वरूप। बिल्कुल। और ये ओल्ड सेल्फ इतना ताकतवर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये ज्यादातर ऑटो पायलट पर चलता है। सोचिए जरा, हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं, है ना? हाँ, बहुत सारे। और उनमें से ज्यादातर, शायद 90% या उससे भी ज्यादा, वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे, परसों सोचे थे। अच्छा, वही रिपीट होते रहते हैं। हाँ, और वही विचार फिर वैसे ही भावनाएं पैदा करते हैं, और फिर हम एक ही तरह के काम करते रहते हैं। ये एक दुष्चक्र जैसा बन जाता है। तो ये जो कहा जाता है कि आदत छूटना मुश्किल है, वो सिर्फ विल पावर इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, ये हमारे दिमाग और शरीर की कंडीशनिंग है। हाँ, काफी हद तक तो यही है। किताब इसी बात पर बहुत जोर देती है। हमारा शरीर भी ना, वो भावनाओं का आदी हो जाता है, चाहे वो तनाव हो, उदासी हो या गुस्सा ही क्यों ना हो। शरीर आदी हो जाता है? ये कैसे? हाँ, शरीर अवचेतन रूप से उन केमिकल स्थितियों की मांग करने लगता है जो उन भावनाओं से जुड़ी हैं। इसीलिए जब हम बदलने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ दिमाग ही नहीं, शरीर भी विरोध करता है। उसे वो अपनी परिचित केमिकल डोज चाहिए होती है। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। बदलाव सिर्फ मानसिक स्तर पर नहीं है, ये तो शारीरिक स्तर पर भी एक तरह की लड़ाई है। बिल्कुल, शारीरिक स्तर पर भी। इसीलिए शायद सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कई बार काम नहीं बनता, जैसा आप कह रही थी। हाँ, वही मैं सोच रही थी। सही पकड़ा। किताब यही कहती है कि जब तक आपकी भावनाएं और शरीर की कंडीशनिंग पुरानी है, तब तक सिर्फ नए विचार सोचना वो अधूरा है। आपको अपनी भावनाओं से ऊपर उठना होगा, अपने शरीर को रिकंडीशन करना होगा। और यहीं पर यह किताब थोड़ी अलग हो जाती है पारंपरिक सेल्फ हेल्प से। ठीक है, तो ये तो हुई समस्या की बात कि हम अपने ही पैटर्न्स में कैसे फंसे हैं, लेकिन क्या इससे निकलने का कोई वैज्ञानिक आधार भी है? किताब में न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात आती है, ये क्या भला है, और क्या ये वाकई कोई उम्मीद जगाती है? न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाँ, ये एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और अच्छी बात यह है कि ये विज्ञान पर आधारित है। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। अच्छा। वो बदल सकता है। हमारे अनुभव, हमारी सोच, हमारे व्यवहार, ये सब हमारे दिमाग में लगातार नए कनेक्शन बनाते हैं और पुराने को कमजोर भी करते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे रोज एक ही रास्ते पर चलने से एक पगडंडी बन जाती है ना? बिल्कुल सही उदाहरण है। वैसे ही एक जैसा सोचने और महसूस करने से दिमाग में कुछ न्यूरल पाथवे रास्ते बहुत पक्के हो जाते हैं। हाँ, तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब हुआ कि हम जानबूझकर सचेत रूप से नई सोच और नए व्यवहार से दिमाग में नई पगडंडियां बना सकते हैं। हाँ। और पुरानी पगडंडियां धीरे धीरे अगर हम उन पर चलना बंद कर दें तो वो घास से ढक जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी। और किताब का तर्क यही है कि अगर आप रोजाना जानबूझकर अलग तरह से सोचते हैं, अलग भावनाएं महसूस करने का अभ्यास करते हैं, तो आप सचमुच अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। सचमुच? हाँ, सचमुच। ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये न्यूरोसाइंस का सिद्धांत है। ये सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन यहाँ एक पेच है ना? हम अक्सर सोचते हैं कि भाई जब बाहर सब ठीक हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, रिश्ते सुधर जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, तब हम अच्छा महसूस करेंगे, तब हम बदलेंगे। लेकिन ये किताब तो कुछ उल्टा कह रही है शायद। बिल्कुल उल्टा कह रही है, और ये किताब के सबसे अहम विचारों में से एक है। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि बाहरी हालात बदलने का इंतजार करना
ये हमें पीड़ित यानी विक्टिम की मानसिकता में रखता है। असली शक्ति तब आती है जब हम अपनी अंदरूनी स्थिति, मतलब अपनी सोच और अपनी भावनाएं, उन्हें बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र कर लेते हैं। मतलब बाहर चाहे जो भी हो रहा हो, हम अंदर से कैसा महसूस करना चाहते हैं ये हम चुन सकते हैं। ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? अगर बाहर सच में मुश्किल हालात हैं तो। मुश्किल जरूर है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आसान है, पर असंभव नहीं है। किताब कहती है कि हमें अपनी अटेंशन यानी अपना ध्यान उसे बाहरी समस्याओं से हटाकर अपने भीतर लगाना होगा। उस मनचाही अवस्था पर लगाना होगा जो हम पाना चाहते हैं। सिर्फ सोचना है या नहीं? सिर्फ सोचना नहीं, उसे महसूस भी करना होगा पूरी शिद्दत से। और अपनी इच्छा, अपनी इंटेंशन, उसे बिल्कुल स्पष्ट रखना होगा कि हम क्या बनना चाहते हैं, कैसा महसूस करना चाहते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा और ध्यान भीतर केंद्रित करते हैं ना, तो आप बाहरी दुनिया के मोहताज नहीं रहते अपनी भीतरी स्थिति के लिए। तो ये एक तरह से अंदर से बाहर बदलाव की बात हुई। पहले अंदर बदलो, हाँ। फिर बाहर की दुनिया या तो बदलेगी या कम से कम बाहर की दुनिया का आप पर असर बदलेगा। बिल्कुल सही। हाँ, असर जरूर बदलेगा। और यहीं पर ध्यान यानी मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल आता है। किताब ध्यान को एक बहुत जरूरी टूल, एक औजार की तरह पेश करती है जिससे हम ये अंदरूनी बदलाव ला सकते हैं। ध्यान कैसे मदद करता है इसमें? क्या ये सिर्फ दिमाग शांत करने के लिए है, जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं? शांत करना तो एक हिस्सा है ही, पर किताब इसे और गहराई से देखती है। देखिए, हमारा एक विश्लेषणात्मक मन होता है, एनालिटिकल माइंड, जो हर चीज का विश्लेषण करता है, सवाल पूछता है, शक करता है। हाँ, वो जो हमेशा सोचता रहता है। वही, और ये जरूरी भी है। लेकिन बदलाव के रास्ते में ये कई बार बाधा बन जाता है, क्योंकि ये हमें पुराने विश्वासों और तर्कों में ही उलझाए रखता है। ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन नहीं है, ऐसी बातें। तो ध्यान क्या करता है? ध्यान एक तरह से आपके दिमाग के इस चौकीदार यानी विश्लेषणात्मक मन को थोड़ी देर के लिए शांत करता है, या कह सकते हैं कि साइड में कर देता है। जब ये चौकीदार थोड़ा शांत होता है तो आप सीधे अंदर के कंट्रोल रूम तक पहुंच पाते हैं। कंट्रोल रूम मतलब आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, यही वो जगह है जो हमारी ज्यादातर आदतों, हमारे गहरे विश्वासों और हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। अच्छा। तो ध्यान के जरिए हम सीधे उस ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच सकते हैं जहां हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग चल रही है। हाँ। और उसे बदल सकते हैं। अरे वाह! जैसे कंप्यूटर का डीबगिंग मोड हो। हाँ, किताब कुछ इसी तरह का रूपक इस्तेमाल करती है। बिल्कुल। जब विश्लेषणात्मक मन शांत होता है तो आप अवचेतन मन में नए विचार, नई भावनाएं, नई कल्पनाएं वो सीधे डाल सकते हैं, बिना पुराने तर्कों की फिल्टरिंग के। तो ये रीप्रोग्रामिंग का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बन सकता है। किताब में कुछ भारी शब्द भी आते हैं, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फील्ड वगैरह। इनका क्या करें? क्या हमें इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए? कुछ लोग इस पर सवाल भी उठाते हैं। हाँ, ये एक जरूरी बात है और इसे स्पष्ट करना अच्छा है। किताब क्वांटम शब्दावली का इस्तेमाल जरूर करती है, लेकिन इसे ज्यादातर एक रूपक, एक मेटाफोर की तरह या प्रेरणा के तौर पर समझना बेहतर है। रूपक की तरह? हाँ, मतलब ये समझाने के लिए कि हमारे विचार और इरादे भी एक तरह की ऊर्जा हैं और वो संभावनाओं के एक बड़े क्षेत्र से जुड़े हो सकते हैं। इसे एकदम शाब्दिक वैज्ञानिक प्रमाण के तौर पर लेना शायद ठीक नहीं होगा, और कई वैज्ञानिक इस तरह के इस्तेमाल की आलोचना भी करते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य पाठक को अपनी संभावनाओं के बारे में बड़ा सोचने के लिए प्रेरित करना है, ऐसा समझे। ठीक है, समझ गई। तो क्वांटम वाले हिस्से को एक मोटिवेशनल टूल की तरह लें। लेकिन एक और चीज जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है मानसिक रिहर्सल, मेंटल रिहर्सल का कॉन्सेप्ट। क्या सिर्फ कल्पना करने से भी दिमाग बदलता है? ये सच है? हाँ, ये बिल्कुल सच है, और ये न्यूरोसाइंस का एक स्थापित तथ्य है। जब हम किसी काम को करने की सिर्फ कल्पना करते हैं, लेकिन पूरे विस्तार से, पूरी इंद्रियों के साथ, जैसे हम उसे सच में कर रहे हों, तो हमारे दिमाग में लगभग वही न्यूरल नेटवर्क सक्रिय होते हैं जो असल में वो काम करते समय होते हैं। कमाल है। मतलब अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि मैं बहुत आत्मविश्वास से स्टेज पर बोल रही हूं, पूरी भावनाओं के साथ उसे महसूस करूं, हाँ, तो मेरा दिमाग उसे एक असली अनुभव की तरह दर्ज कर सकता है। बिल्कुल। इस पर स्टडीज हुई हैं, जैसे पियानो बजाने वालों पर। जिन लोगों ने असल में अभ्यास किया और जिन्होंने सिर्फ मानसिक अभ्यास किया, दोनों के दिमाग में मोटर कॉर्टेक्स के हिस्से में बदलाव देखे गए। अच्छा। तो किताब कहती है कि ये मानसिक रिहर्सल एक बेहद शक्तिशाली औजार है नई आदतें बनाने और पुराने पैटर्न तोड़ने के लिए। आप भविष्य के उस नए स्वरूप का अभ्यास अपने दिमाग में ही कर सकते हैं, उसे हकीकत बनने से पहले। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है। और अच्छी बात यह है कि किताब सिर्फ कॉन्सेप्ट बताकर नहीं छोड़ती,
आपने बताया कि एक 4 हफ्ते का प्लान भी देती है। क्या हम उसके मुख्य कदमों पर थोड़ी बात कर सकते हैं? क्या है वो स्टेप्स? जरूर जरूर। ये प्लान एक तरह से सीढ़ी दर सीढ़ी गाइड है जो काफी मददगार हो सकता है। पहला कदम है पहचानना, रिकॉग्नाइज। मतलब उन ऑटोमेटिक विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को पहचानना जिन्हें आप बदलना चाहते हैं, जो अपने आप चलते रहते हैं। हाँ भाई। और ये अक्सर सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि कई आदतें तो हमें पता भी नहीं चलती, वो इतनी ऑटोमेटिक हो जाती हैं। यहाँ बहुत ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण जरूरी है। ठीक है, पहचान लिया, फिर? दूसरा कदम है स्वीकारना और घोषणा करना, एक्सेप्ट, डिक्लेयर। पहचान लिया कि हाँ, ये पैटर्न है मुझ में। अब उन्हें स्वीकार करना कि ठीक है, ये मेरा हिस्सा रहे हैं, लेकिन फिर दृढ़ता से घोषणा करना, एक संकल्प लेना कि अब आप इन्हें बदलना चाहते हैं। अब बस बहुत हुआ। तीसरा कदम शायद सबसे गहरा और चुनौतीपूर्ण लग रहा है, समर्पण, सरेंडर। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये गहरा है। इसका मतलब है अपने उस पुरानी स्वरूप को, उन पुराने भावनाओं और विचारों को छोड़ने के लिए सच में तैयार होना। उन्हें कंट्रोल करने या उनसे लड़ने की कोशिश छोड़ देना, उन्हें बस जाने देना। मतलब सिर्फ आदत नहीं, उस पहचान को ही छोड़ना जो उससे जुड़ी है। बिल्कुल, उस पहचान को छोड़ने की तैयारी। ये थोड़ा डरावना लग सकता है शुरू में, पर किताब कहती है कि यहीं असली आज़ादी मिलती है। चौथा कदम? चौथा है निरीक्षण और याद दिलाना, ऑब्जर्व, रिमाइंड। मतलब पूरे दिन जागरूक रहना। जैसे ही आप खुद को पुराने पैटर्न में वापस जाते हुए देखें, वही पुरानी सोच आ रही है, वही रिएक्शन आ रहा है, उसे तुरंत पहचानें, पकड़ लेना है उसे। हाँ, और खुद को अपने नए लक्ष्य की, अपने नए स्वरूप की याद दिलानी है। ये एक मेंटल अलार्म की तरह काम करता है। पांचवा है रीडायरेक्ट करना, रीडायरेक्ट। हाँ, जब पुरानी सोच या भावना आए तो उसे पकड़कर सचेत रूप से नई मनचाही सोच या भावना की ओर मोड़ना है। जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमाते हैं ना, हाँ, बस वैसे। पुरानी सड़क पर जाने की बजाय नई सड़क पर मोड़ देना। बिल्कुल। और ये बार बार करना पड़ता है, लगातार। और आखिरी, छठा कदम, नई रचना, क्रिएट। सही। इसका मतलब है रोजाना, खासकर ध्यान के दौरान, मानसिक रूप से उस नए स्वरूप का अभ्यास करना जो आप बनना चाहते हैं। उन नई ऊंची भावनाओं को महसूस करना जिन्हें आप अनुभव करना चाहते हैं, जैसे कृतज्ञता, खुशी, आज़ादी, भले ही बाहरी हालात अभी वैसे ना हों। मतलब भविष्य को वर्तमान में महसूस करना। बिल्कुल, भविष्य की उस भावना को आज ही जीना। इस पूरे अभ्यास का लक्ष्य क्या है? पुरानी भावनात्मक यादों के बोझ से मुक्त होना और एक नई सशक्त पर्सनालिटी बनाना। ऐसी पर्सनालिटी जो आपकी चुनी हुई भविष्य की हकीकत से मेल खाती हो। ये पूरा प्रोसेस सुनने में तो बहुत लॉजिकल लगता है, पर यह भी साफ है कि ये मेहनत वाला काम है ना? रोजाना का कमिटमेंट चाहिए इसमें तो। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। किताब ये बात बिल्कुल साफ कहती है। ये कोई फटाफट ठीक होने वाला नुस्खा या कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये एक कौशल है, एक स्किल है, जिसे अभ्यास से ही विकसित करना होता है। तो इस पूरी चर्चा से अगर हम कुछ मुख्य सबक निकालना चाहें, मतलब 2-3 बातें जो किसी को याद रखनी हो, तो वो क्या होंगी? हाँ, मेरे ख्याल से पहली बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है, वो है परिस्थितियों से बड़ा सोचना और महसूस करना। अगर हम अपने बाहरी माहौल या अपने शरीर की पुरानी कंडीशनिंग से ही अपनी सोच और भावनाएं तय होने देंगे, तो हम कभी नहीं बदलेंगे। हमें अपनी वर्तमान हकीकत से बड़ी सोच और भावनाएं पैदा करनी होंगी। ये बहुत पावरफुल है। दूसरी बात शायद ये कि सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच ही काफी नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। हमें अपने शरीर में जमी हुई भावनात्मक यादों, मतलब इमोशनल मेमोरी, को बदलना होगा, है ना? क्योंकि हमारा शरीर अतीत में जीने का आदी हो जाता है। बिल्कुल, सच्चा बदलाव तब है जब हम जैसा महसूस कर रहे हैं उससे बड़ा सोचें और उससे बड़ा काम करें। मतलब अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दें, उन्हें मालिक ना बनने दें। और तीसरी बात मैं कहूँगा कि ध्यान सिर्फ आराम करने या स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं है। ये अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने का एक सीधा रास्ता हो सकता है। अच्छा। ये हमें सोचने, थिंक और करने, डू के बीच फंसे रहने की बजाय सीधे होने, बी की अवस्था में ले जा सकता है, जहां बदलाव ज्यादा स्वाभाविक रूप से अपने आप घटित होता है। किताब इसे थिंक, डू, बी मॉडल कहती है, और ध्यान हमें सीधे बी यानी होने की अवस्था तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। तो अब ये सवाल उठता है कि ये किताब असल में किसके लिए है? क्या ये हर किसी के काम आ सकती है? अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो सकती है जो सच में महसूस करते हैं कि वो किसी पैटर्न में बुरी तरह फंस गए हैं। चाहे वो बार बार असफल होने का पैटर्न हो, या स्वास्थ्य समस्याओं का, या नकारात्मक सोच का।
कोई भी ऐसा पैटर्न जो टूट नहीं रहा। और जिनके छोटे मोटे बदलाव टिक नहीं पाते। हाँ, जिनके छोटे मोटे बदलाव टिक नहीं पाते क्योंकि जड़ें शायद ज्यादा गहरी हैं, पहचान के स्तर पर हैं। और खासकर वो लोग जो सिर्फ बाहरी तकनीकों या टिप्स की बजाय अपनी पहचान के स्तर पर, आइडेंटिटी लेवल पर बदलाव लाना चाहते हैं। बिल्कुल। और जो इसके लिए अंदरूनी काम जैसे ध्यान, मानसिक रिहर्सल करने को तैयार हैं, ये उनके लिए है जो अपनी जिंदगी की बागडोर बाहरी परिस्थितियों के हाथ से लेकर वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी होंगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ ईमानदारी जरूरी है। ये उन लोगों के लिए शायद नहीं है जो तुरंत फटाफट नतीजे चाहते हैं या बिना मेहनत के बदलाव की उम्मीद करते हैं। जैसा हमने पहले भी कहा, क्वांटम वाली बातें ज्यादातर रूपक हैं, उन्हें प्रेरणा की तरह लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, असली परिणाम लगातार रोजाना अभ्यास पर ही निर्भर करते हैं। निरंतरता, कंसिस्टेंसी यहाँ सबसे बड़ी कुंजी है। अगर कोई हफ्ते में एक बार ध्यान करके चमत्कार की उम्मीद कर रहा है तो शायद उसे निराशा हाथ लगेगी। हाँ, ये उम्मीद साफ रखना बहुत जरूरी है। ये एक मैराथन दौड़ने जैसा है, 100 मीटर की रेस नहीं। खैर, अच्छी बात यह है कि जो लोग हिंदी में ज्यादा सहज हैं, उनके लिए भी ये ज्ञान और ये किताब उपलब्ध है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। किताब का हिंदी संस्करण पहले जैसे नहीं रहोगे नाम से उपलब्ध है। इसे ऑनलाइन बुक स्टोर्स जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न या बुकचोर वगैरह पर देखा जा सकता है। पेपरबैक में आसानी से मिल जाती है। और अगर किसी के पास पूरी किताब पढ़ने का समय ना हो या मान लीजिए धैर्य ना हो, आजकल लोगों के पास समय कम होता है। हाँ, ये भी एक बात है। तो उनके लिए YouTube पर कई अच्छे हिंदी ऑडियो सारांश और चर्चाएं मौजूद हैं। उनसे किताब के मुख्य सिद्धांत और तरीके जल्दी से समझे जा सकते हैं। एक अच्छी शुरुआत मिल सकती है। साथ ही ऑडिबल जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी हिंदी में इसके सारांश उपलब्ध हो सकते हैं, तो सुनकर भी काफ़ी कुछ जाना जा सकता है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का, इस पड़ताल का सार क्या निकलता है? ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ हमें एक तरह से ये विश्वास दिलाती है कि हम अपनी जैविक और मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग के कैदी नहीं हैं। हम बदल सकते हैं। बिल्कुल, हमारे पास अपने दिमाग और शरीर को बदलने की क्षमता है। ये किताब एक तरह से माइंडसेट ऑपरेटिंग मैनुअल जैसी है, एक गाइड बुक। ये हमें सिखाती है कि कैसे ध्यान, मानसिक रिहर्सल और भावनात्मक डीकंडीशनिंग जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करके हम अपने पुराने स्वरूप की सीमाओं को तोड़ सकते हैं और अपना नया स्वरूप गढ़ सकते हैं। हाँ, और सचेत रूप से अपना मनचाहा नया स्वरूप गढ़ सकते हैं। लेकिन ये तभी काम करेगी जब हम इसे सिर्फ पढ़े नहीं, बल्कि इसका अभ्यास करें, लगन से। निश्चित रूप से। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये एक अभ्यास आधारित मार्गदर्शिका है। प्रैक्टिस करनी होगी। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, लेकिन हमेशा की तरह एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अगर ये सच है या इसमें कुछ भी सच्चाई है कि हमारे विचार और हमारी भावनाएं हमारी हकीकत को आकार दे सकती हैं, तो आज इसी पल हम कौन सी नई हकीकत बनाने का चुनाव कर सकते हैं? वो कौन सा पहला छोटा कदम हो सकता है अपने पुराने स्वरूप की आदत तोड़ने की दिशा में? सोचिएगा जरूर।